कुछ महसूस हुआ? आपके पैरों के नीचे की जमीन हिल रही है, पेड़ों से पत्ते टूटकर गिर रहे हैं। ऐसा लग रहा है जैसे हर कुछ सेकंड में एक छोटा भूकंप आ रहा है। बैम बैम, कोई जंगल से निकलकर सीधा आपकी तरफ आ रहा है। अरे ये क्या? सबसे पहले आपको बड़े दांत और एक लंबी सूंड नजर आती है। फिर वो जानवर पूरी तरह जंगल से बाहर निकल कर आता है। अरे नहीं, ये तो ऊनी मैमथ है। ये प्रजाति तो लगभग 4000 साल पहले गायब हो गई थी, लेकिन अब ये ठीक आपके सामने है। जी हाँ, ये कोई सपना नहीं है। आपको आने वाले वक्त में मैमथ धरती पर घूमते हुए नजर आ सकते हैं। लोग इन जानवरों को फिर से जिंदा करने की कोशिश कर रहे हैं और साइंटिस्ट का एक ग्रुप पहले ही इस पर काम कर रहा है। तो साइबेरिया में लगभग 4.5 लाख साल पहले ऊनी मैमथ नजर आए। बाद में वे उत्तरी अमेरिका में भी बस गए। तब रियल एस्टेट सस्ता हुआ करता था। फिर इन जानवरों ने एशिया और यहाँ तक कि यूरोप पर भी कब्जा कर लिया। ये जानवर पिछले आइस एज के दौरान जमीन पर रहने वाले सबसे ऊंचे जानवर हुआ करते थे। ये लगभग 11.5 फीट लंबे होते थे। ये एक मंजिला कॉटेज जितनी लंबाई है। ये लंबाई आज के दौर में एक आम हाथी से आधा मीटर ज्यादा है, लेकिन मैमथ बहुत ज्यादा बड़े होते थे। इनका वजन लगभग 8 टन होता था, जबकि हाथी का वजन 6 टन होता है। ये वजन 2 या 3 बड़ी एसयूवी गाड़ियों जितना है। अच्छी बात यह है कि वे गाड़ी नहीं चला सकते। मैमथ इतने भारी इसलिए थे क्योंकि उनके सिर बड़े होते थे, साथ ही उनके दांत लंबे और ज्यादा घुमावदार होते थे। ये जानवर ठंडे टुंड्रा में रहा करते थे, इसीलिए उन्हें एक जूतों के डिब्बों जितनी मोटी फैट की परत की जरूरत होती थी। लेकिन यह भी ठंड को झेलने के लिए काफी नहीं था, तो मैमथ पर घने ऊन होते थे जो एक सेल फोन चार्जर जितने लंबे हो सकते थे। सर्दियों में एक मैमथ के पेट और इर्द गिर्द ऊन का एक स्कर्ट जैसा कुछ बन जाता था, इसीलिए ये जानवर बर्फ में लेट सकता था और जमता नहीं था। मैमथ अपना ज्यादातर वक्त खाने की तलाश में बिताते थे, बिल्कुल मेरी तरह। फैट की उस मोटी परत को बनाने और अपनी बॉडी के टेम्परेचर को स्टेबल रखने के लिए वो रोजाना लगभग 180 किलो खाना खाते थे। ये 2 जंगली सुअर जितना वजन है, लेकिन मैमथ शाकाहारी थे, यानी ये घास और विलो या देवदार की शाखाएं खाते थे। लेकिन आइस एज के बाद गर्मी शुरू हो गई। टुंड्रा जहां मैमथ रहते थे दलदल में बदलने लगा। खाना कम हो रहा था, जिससे ऊनी मैमथ की आबादी में गिरावट आई। और अब साइंटिस्ट मैमथ को वापस जिंदा करना चाहते हैं। वे जेनेटिक इंजीनियरिंग से डीएनए का इस्तेमाल करके मैमथ को फिर से धरती पर लाना चाहते हैं। बेशक इसका मतलब ये नहीं है कि वे लैब में ही पूरी तरह इस जानवर को बना देंगे। सबसे पहले उन्हें एक ऐसे जानवर की जरूरत होगी जो ऊनी मैमथ से काफी मिलता जुलता है। जवाब है एशियाई हाथी। मैमथ और हाथी दोनों के लाखों साल पहले एक ही पूर्वज हुआ करते थे। उनका डीएनए 99.6% एक जैसा है, इसीलिए साइंटिस्ट को केवल हाथी के डीएनए में कई गायब हो चुके जीन जोड़ने होंगे। इससे वे इसमें फर, जरूरी फैट, लंबे दांत, एक बड़ा गुबंददार सिर और कई खास मैमथ की खूबियां जोड़ सकते हैं। और सबसे अच्छी खबर ये है कि हमारे पास मैमथ का डीएनए है। ये जानवर हमारे ग्रह के ठंडे हिस्सों में रहते थे, जहां सर्दी कभी खत्म नहीं होती। इस अनंत रेफ्रिजरेटर में न केवल मैमथ की हड्डियां बल्कि उनका जेनेटिक मटेरियल भी बचा रहा। साइंटिस्ट ने लगभग 60 खास जीनोम की पहचान करने में कामयाबी हासिल की है, जो मैमथ को फिर से बनाने में मदद कर सकते हैं। इस जानवर को दुनिया में लाना सबसे मुश्किल कदम है। एक ऑप्शन तो ये है कि हाथी के अंडे से कुछ डीएनए एलिमेंट्स को निकालकर उन्हें मैमथ के डीएनए में बदल दिया जाए, लेकिन इसके लिए एक सरोगेट मादा हाथी की जरूरत होगी। ये लगभग 2 साल तक बच्चे को अपने पेट में रखेगी और फिर पहला मैमथ पैदा होगा। लेकिन साइंटिस्ट इस ऑप्शन पर सवाल उठाते हैं। वे कहते हैं इस तरह मैमथ का एक झुंड बनाने में दशकों लग जाएंगे और इसके लिए काफी सारी सरोगेट माओं की जरूरत होगी। एक और ऑप्शन आर्टिफिशियल गर्भ बनाना है। आजकल एक ऐसा सैक बनाया जा सकता है जिसमें एक भ्रूण यानी कि एम्ब्रियो आसानी से डेवलप हो सकता है। यहाँ असली दिक्कत सैक ही है। ये काफी बड़ा और मजबूत होना चाहिए। ये 2 साल तक मैमथ के बच्चे को अपने अंदर रखेगा। आखिरी वक्त में इसे लगभग 90 किलोग्राम वजन अपने अंदर रखना होगा। लेकिन ये भी याद रखना जरूरी है कि हाथी एक मात्र सत्तात्मक समाज में रहते हैं, जैसे कि मैमथ के साथ होता है। और जब एक हाथी का बच्चा पैदा होता है तो सबसे पहले वे अपनी माँ को देखता है।
जैसे जैसे हाथी का बच्चा बड़ा होता है तो माँ और बच्चे के बीच का रिश्ता कई सालों तक मजबूत रहता है। इसीलिए बहुत से लोग कहते हैं कि मैमथ को पैदा करने का ऐसा तरीका बेहद अनैतिक है। लेकिन साइंटिस्ट ने अपना रिसर्च जारी रखा है। उन्होंने कहा है कि उनका मकसद पहले से मौजूद जेनेटिक इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी में सुधार करना और आने वाले वक्त में उन्हें लागू करना है। इस तरह हम खतरे में पड़ी जानवरों की प्रजातियों को बचा सकते हैं। लेकिन हमें ऊनी मैमथ को वापस ही क्यों लाना चाहिए? कुछ साइंटिस्ट का मानना है कि इन जानवरों ने ग्रह के इकोसिस्टम में जरूरी भूमिका निभाई है। इन दिनों साइबेरिया और उत्तरी अमेरिका के टुंड्रा धीरे धीरे गर्म हो रहे हैं और बहुत ज्यादा कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ रहे हैं। ये ग्रीन हाउस इफेक्ट पैदा करता है जो हमारे ग्रह को और भी ज्यादा गर्म करता है। ये टुंड्रा अब काई से भी ज्यादा भारी हो गए हैं। लेकिन हजारों साल पहले जब ऊनी मैमथ इन इलाकों में घूमते थे तो टुंड्रा चारागाहों की तरह नजर आते थे। मैमथ काई को रौंद डालते थे और पेड़ गिर जाते थे। वे एक तरह के इकोसिस्टम इंजीनियर थे। ऐसा माना जाता है कि मैमथ की वापसी से इन इलाकों को इनकी पुरानी हालत में पहुंचाया जा सकता है। रिस्टोर किए गए चारागाह मिट्टी को खराब होने से बचाएंगे। ये नुकसानदायक कार्बन डाइऑक्साइड की प्रोडक्शन को भी कम कर सकता है। हाल ही में इसी मकसद से इकोलॉजिस्ट साइबेरिया के इलाकों में कई बाइसन और बाकी जानवरों की प्रजाति को वापस लेकर आए हैं। लेकिन कुछ साइंटिस्ट्स का मानना है कि ऊनी मैमथ ज्यादा अच्छी तरह से काम करेंगे। अगर ये एक्सपेरिमेंट सफल रहा तो हम जानवरों की काफी सारी प्रजातियों को फिर से जिंदा कर पाएंगे। बदकिस्मती से फॉसिल्स में जानवरों के डीएनए एक सीमा तक ही जिंदा रह सकते हैं। अगर इन फॉसिल्स को कुछ फीट नीचे छिपा दिया जाए तो डीएनए 1000 से 10,000 साल तक बरकरार रह सकता है। अगर फॉसिल्स मान लेते हैं कि अंटार्कटिका की बर्फ में है तो डीएनए कई 100,000 सालों तक बरकरार रह सकता है। बदकिस्मती से इसका मतलब है कि हम डायनासोर को फिर से कभी नहीं बना पाएंगे। वे लगभग 6.6 करोड़ साल पहले गायब हो गए थे। लोगों के पास उनके डीएनए तक पहुंचने का कोई जरिया नहीं है। लेकिन हम कुछ ऐसे जानवरों को वापस ला सकते हैं जो बहुत पहले गायब हो गए थे, जैसे मोर। ये परिंदों की एक प्रजाति है जो उड़ती नहीं थी। ये एक ऊनी मैमथ जितने लंबे हो सकते थे और इनका वजन एक स्कूटर जितना होता था। लेकिन इनकी सबसे छोटी प्रजाति एक टर्की के आकार की हो सकती है। ये न्यूजीलैंड में रहते थे और लगभग 8 करोड़ सालों तक बाहरी दुनिया से अलग थलग रहे। लेकिन शुरुआती लोगों के वहां पहुंचने के बाद वे गायब हो गए। या स्टेलर की सी काऊ, व्हेल के बाद ये पानी में रहने वाला सबसे बड़ा मैमल है। ये सी काऊ लिमोजीन जितनी लंबी होती थी और इनका वजन अफ्रीकी हाथियों से भी ज्यादा होता था। स्टेलर की सी काऊ बहुत ही आलसी होती थी। वे किनारे के पास रहती थी और ज्यादातर समुद्री शैवाल खाती थी। साइंटिस्ट का मानना है कि ये गोता लगाना भी नहीं जानती थी। हालांकि एलिफेंट बर्ड वाकई परिंदे होते थे, लेकिन वे उड़ नहीं सकते थे। ये परिंदे एक शुतुरमुर्ग के दुगने लंबे होते थे और एक आम इंसान से 10 गुना ज्यादा वजनी भी होते थे। ये मेडागास्कर में रहते थे और शुतुरमुर्ग की तरह अंडे देते थे। हालांकि एलिफेंट बर्ड लगभग 1000 साल पहले गायब हो गए थे, फिर भी लोग उनके अंडे ढूंढते हैं। साइंटिस्ट इन जानवरों का डीएनए हासिल करने और उन्हें एनालाइज करने में कामयाब रहे। ये पता चला है कि एलिफेंट बर्ड का सबसे करीबी रिश्तेदार कीवी है। ये घरेलू चिकन के आकार का एक और ना उड़ने वाला परिंदा है। पिंटा आइलैंड के कछुए दिन में 16 घंटे आराम करते थे। ये बहुत सारा पानी पीते थे और पानी को ऊंटों की तरह जमा कर सकते थे। हर जानवर का इकोसिस्टम के साथ साथ फूड चेन में भी एक रोल होता है। एक जानवर का गायब होना दूसरों के लिए बड़ी दिक्कत पैदा कर सकता है। इस तरह की चेन रिएक्शन पूरे इकोसिस्टम को मिटा सकती है। जैसे उल्कापिंड के पृथ्वी से टकराने के तुरंत बाद डायनासोर गायब नहीं हुए। इस इफेक्ट की वजह से पूरे ग्रह में आग लग गई थी। इससे पौधे खाने वाले डायनासोर के लिए खाने की कमी हो गई। जब वे गायब हो गए तो मांस खाने वाले डायनासोर भूखे रहने लगे और फिर धीरे धीरे सभी डायनासोर पृथ्वी से गायब हो गए। कई साइंटिस्ट सोचते हैं कि लोगों को जेनेटिक इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी की जरूरत है जो गायब स्पीशीज को वापस ला सके। ग्रह पर ग्लोबल वार्मिंग की रफ्तार बहुत तेजी से होती जा रही है, जिससे कुछ जानवरों के लिए इसके साथ बने रहना और जिंदा रहना मुश्किल हो गया है। इस प्रोसेस में इंसानी दखल कई जिंदगियां बचा सकता है। अगर कुछ बुरा होता है और पृथ्वी पर रहने वाले सभी जीवों का सफाया हो जाता है तो ये टेक्नोलॉजी जीवों को फिर से बनाने में भी मदद कर सकती है।
अगर हम अपने डीएनए को जमा कर सकते हैं तो हमारी प्रजाति को भी वापस जिंदा किया जा सकता है। लेकिन करेगा कौन?